आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत फ्रेडरिक लिस्ट का अध्ययन करेंगे। लिस्ट का जन्म 1799 में जर्मनी के रेंट लिंजन वर्टबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। 17 वर्ष की आयु में वह ट्यूबिंजन नामक नगर में लिपिक का कार्य करने लग गया था। साथ साथ वहाँ रहकर वह ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक थे उनके व्याख्यानों को भी सुनता था। 1817 में सर्वप्रथम उसने एक लेख लिखा जिसमें स्थानीय प्रशासकों से स्थानीय प्रशासन संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करने का अनुरोध किया। उसके इस निबंध का यह प्रभाव पड़ा कि 1818 में उसे ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। लिस्ट की यह सबसे बड़ी सफलता थी, परंतु अपने स्वतंत्र विचारों के कारण वह इस पद पर अधिक समय तक कार्य नहीं कर सका। इस पद पर रहते हुए उसने सरकार के स्वतंत्र व्यापार की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी तथा संवैधानिक सम्राट राज्य की स्थापना के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने लगा था। यही कारण था कि उसको 1819 में एक वर्ष के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद वह जर्मन वाणिज्य तथा औद्योगिक संघ का सलाहकार बन गया। 1819 में उसने जर्मनी के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का एक संगठन बनाया और बाहर से आने वाले माल पर आयात कर लगाने के सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त जर्मनी में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल के लाने व ले जाने पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उन सब प्रतिबंधों को समाप्त करने का उसने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। 1820 में वह रेटलिंजन के प्रतिनिधि के नाते जर्मन संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ। संसद में पहुंचते ही उसने तत्कालीन सरकार की कड़ी आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी। वह सरकार की आर्थिक नीतियों तथा प्रशासन प्रणाली में सुधार करना चाहता था। उसने प्रथम बार जर्मनी के प्रशासकों व वहां के न्यायालयों में प्रचलित दोषों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन सब बातों का ये परिणाम हुआ कि उसे संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया तथा 10 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। परंतु वो ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहा। सरकार ने उस पर यह शर्त लगाकर छोड़ दिया कि वह देश छोड़कर बाहर चला जाएगा। यही कारण रहा कि लिस्ट जेल से पेरिस होता हुआ इंग्लैंड तथा स्विट्जरलैंड चला गया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वह फिर से जर्मनी लौट आया। ज्यों ही उसने जर्मनी में प्रवेश किया उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह 3 दिन के भीतर जर्मनी को छोड़ देगा। अब वह स्वदेश को छोड़ करके अमेरिका पहुंच गया था। ये जो बात है वो 1825 की है। अमेरिका पहुंचकर लिस्ट ने अपने मित्र लोफाइते के साथ अमेरिका का भ्रमण किया। वहां उसने हैरिसबर्ग के पास एक फार्म खोलकर कृषि का कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उसने कृषि का काम भी छोड़ दिया और उसके स्थान पर उसने रीडिंग नामक स्थान पर चला गया, जहां पर वह रीडिंजर एडलर नामक पत्रिका का संपादक बन गया। उसने नेशनल ज्योटंग नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। इस पत्रिका में उसके मुक्त व्यापार से संबंधित लेख प्रकाशित होते थे। ये लेख 1827 में उसकी आउटलाइन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। अमेरिका में 5 वर्ष के प्रवास काल में उसने वहाँ संरक्षण की नीति का जोरदार समर्थन किया और समय समय पर भाषण तथा लेख आदि भी लिखे। 1832 में वह फ्रांस चला गया। वहाँ उसने अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को पूरा लिखा। उसका ये ग्रंथ 1841 में प्रकाशित हुआ। तो लिस्ट का जो जीवन है वो संघर्षों में व्यतीत हुआ। उसे जीवन के प्रारंभ में ही प्रोफेसर का सम्मानित पद तो प्राप्त हो गया था। यदि वह इसी पर संतोष कर लेता तो उसे जेल तथा निर्वासितों का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। वह अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता था। परंतु लिस्ट को ऐसे जीवन से भी कुछ लेना देना नहीं था। वह अपने कार्यों से अमर होना चाहता था और वास्तव में संघर्ष का जीवन व्यतीत करते हुए वह अमरत्व को प्राप्त हो गया। 1846 में जीवन से निराश होकर के टाइरोल नामक स्थान पर, जहाँ वह आराम करने के लिए गया हुआ था, वहीं उसने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर दिया। कुछ लोग अपने जीवन में प्रसिद्ध होते हैं तो कुछ मृत्यु के बाद। जीवित रहते मिली प्रसिद्धि की तुलना में मृत्यु के बाद मिली प्रसिद्धि चिरकालीन होती है। लिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके जीवन काल में जर्मनी ने उसे हमेशा देश से बाहर या जेल के अंदर ही रखा। उसने ईसा की तरह से अपनी बात को जारी रखा।
पर जर्मनी के शासकों को उस समय इतनी फुर्सत नहीं थी कि वे लिस्ट की बातों को सुनते। मृत्यु के बाद वह जर्मनी में अत्यधिक सम्मानित हुआ। जैना विश्वविद्यालय ने उसके सम्मान में डॉक्टर की उपाधि देकर अपने आप को सम्मानित किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बात लिस्ट ने कही थी उस पर अमल किया जाने लगा। उसकी याद को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने उसका स्मारक बनवाया। लिस्ट के विचारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1925 में हिंडलबर्ग नगर में ड्यूट्स फ्रेंडिच लिस्ट जेस्लोकाफ्ट की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से लिस्ट का जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वो जेल में या निर्वासित जीवन उसने व्यतीत किया। 17 वर्ष की आयु में वो लिपिक बन गया था और उसने जो है ट्यूबिजन विश्वविद्यालय में अनेक व्याख्यान सुने और 1817 में एक प्रभावशाली लेख से जनमानस को इतना प्रभावित कर दिया कि वो लिपिक से सीधा प्रोफेसर के पद पर जा पहुंचा। परंतु उस पद पर भी वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। वह महान संरक्षणवादी तथा तात्कालिक जर्मन प्रशासक का कटु आलोचक बन गया। और ये सब होने के पीछे जो था कई कारण थे, कई दशाएं थी जो उस पर प्रभाव डालती थी। तो सबसे पहला था जर्मनी की राजनीतिक और आर्थिक दशाएं। उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक दशाएं थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव लिस्ट पर पड़ा। जर्मनी उस समय छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को लाने व ले जाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। जर्मनी कृषि प्रधान देश था। वहाँ उद्योग धंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अधिकांश सामान विदेशों से आयात किया जा रहा था। इस प्रकार जर्मनी की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से काफ़ी पिछड़ चुकी थी। जर्मनी में लिस्ट के अनुसार 38 प्रकार के 38 टाइप्स के सीमा शुल्क लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त व्यापार के मार्ग में भी अनेक कठिनाइयाँ थी। लिस्ट जर्मनी की शोचनीय दशा में सुधार करना चाहता था। 1820 की वियना कांग्रेस में उसने कहा था कि जर्मन व्यापारियों को अपना अधिकांश समय घरेलू चुंगियों और करों के अध्ययन में व्यर्थ गंवाना पड़ता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग जातियां होने के कारण समस्त देश के लिए आर्थिक नीति का निर्माण करना संभव नहीं था। 1819 में लिस्ट ने अपने आवेदन में फेडरल असेंबली से मांग की थी कि बाहर से आने वाले माल पर कर लगाए जाएं, लेकिन देश के अंदर व्यापार स्वतंत्र रखा जाए। परंतु लिस्ट की इस महत्वपूर्ण बात पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा फिर उस पर प्रभाव पड़ा अमेरिकी लेखकों का। लिस्ट अपने जब निर्वासन काल में अमेरिका पहुंचा था तो वहां उसकी भेंट अनेक अमेरिकी लेखकों तथा विद्वानों से हुई थी। वह विशेष करके अमेरिका के संरक्षणवादी विचारक जो थे डैनियल रेमंड से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त उस पर कैरे, हैमिल्टन आदि के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। उसने हैमिल्टन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय पद्धति यानी नेशनल सिस्टम को अपनाया। संरक्षणवाद के पक्ष में उसने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे हैमिल्टन के तर्कों से पूर्णतया मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त लिस्ट पर अमेरिकी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रभाव पड़ा। वह अमेरिकी साहित्य से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। फिर जब वो अमेरिका गया तो उसने अधिकांश भागों का दौरा किया और उसने देखा कि अमेरिका जिस तेजी से प्रगति कर रहा है उसकी तुलना में जर्मनी की दशा दिन ब दिन घटती जा रही है या गिरती जा रही है। और इसका मुख्य कारण अमेरिका में संरक्षण की नीति को अपनाया जाना है। लिस्ट ने अनुभव किया कि जो अमेरिका एक समय जर्मनी से पिछड़ा हुआ था वह आज संरक्षण की नीति के कारण जर्मनी की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका है। तो उसके मन में एक दिवा स्वप्न जन्म ले चुका था कि जर्मनी को पूर्णतः संरक्षण की नीति का पालन करना चाहिए। उनका विचार था कि जर्मनी के प्राकृतिक साधन, जलवायु, क्षेत्रफल, मिट्टी, जनसंख्या आदि सभी बातें ऐसी है जो उसके आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। यदि वहाँ पर कमी है तो वह है संरक्षण की। तो जर्मनी स्वतंत्र व्यापार के कारण निर्धन बना हुआ है, ऐसा लिस्ट का मानना था। और लिस्ट पर जैसे वणिकवादियों विशेषकर कॉलवर्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। लिस्ट ने वणिकवादियों को दो भागों में बांटा था। प्रथम तो वे वणिकवादी जो व्यापार संतुलन को पक्ष में रखना चाहते थे और दूसरे वे वणिकवादी जो उद्योग धंधों के विकास पर अधिक बल देते थे। लिस्ट जो है वो उद्योग धंधों के विकास पर बल देने वाले वणिकवादियों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार से लिस्ट पर जो है वर्तमान समय की परिस्थितियां और उसके द्वारा अमेरिका में किए गए भ्रमण ने प्रभाव डाला। अब हम चलते हैं लिस्ट के आर्थिक विचारों की तरफ। तो आर्थिक विचारों में सबसे पहले हम लेते हैं उसका राष्ट्रवाद का सिद्धांत। लिस्ट ने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना विश्ववाद के कारण की थी। राष्ट्रवाद उसके चिंतन का आधार था। स्मिथ ने संपूर्ण आर्थिक समाज को एक वर्कशॉप बताया है जिसमें पूरे विश्व का श्रम मिलकर कार्य करता है। स्मिथ के अनुसार जो बात विश्व हित में है वही बात एक व्यक्ति के हित में है और व्यक्ति के हित की बात विश्व के हित में ही होती है। तो उनके अनुसार आर्थिक नियम सर्वव्यापक होते हैं।
इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्मिथ ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की रचना की थी। उसने यह भी बताया कि लोगों का हित इस बात में है कि वे सस्ती वस्तुएं खरीदें और अपने माल को महंगा बेचें। बाद के विद्वानों ने एडम स्मिथ के विचारों को वैसे के वैसे स्वीकार कर लिया था और इन्हीं विचारों को सर्वोपरि माना। लिस्ट ने चूंकि जर्मनी की दुर्दशा को स्वयं उसने अपनी आंखों से देखा था और उसने उसका मुख्य कारण जर्मनी में राष्ट्रवाद के अभाव को माना था। लिस्ट ने स्मिथ के विचारों को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार विश्व की जो तत्कालीन दशा है वो ऐसी नहीं है कि स्मिथ के विचारों को स्वीकार किया जा सके। यदि विश्ववाद का समर्थन किया जाए तो सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों का शोषण करेंगे। उसके अनुसार जब स्मिथ विश्ववाद का समर्थन करता है तब वह व्यक्ति और विश्व के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो राष्ट्र है, जिसे भूल जाता है। व्यक्तियों की समृद्धि राष्ट्रों की समृद्धि पर निर्भर करती है, न कि विश्व की समृद्धि पर। तो इस प्रकार से हमें विश्व की चिंता न करके राष्ट्र की चिंता करना चाहिए। तो लिस्ट ने एक ऐसे विश्व की कल्पना की थी जो न कभी था न इस समय है और जिसके भविष्य में होने की भी संभावना बहुत ही कम दिखाई देती है। लिस्ट ने राष्ट्रवाद के विचारों के अंतर्गत अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जो राष्ट्र के विचार एवं स्वभाव से प्रकट होती हुई ये बतलाती है कि किस प्रकार एक राष्ट्र शेष विश्व को वर्तमान दशा तथा अपने विशिष्ट राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकता है। तो जो लिस्ट का राष्ट्रवाद है वो काफ़ी उदार है। उसका लक्ष्य मानवता को एक सूत्र में बांधना है। इस संदर्भ में वो लिखता भी है कि कुछ वर्षों में यातायात के साधनों तथा भौतिक एवं मानसिक संबंधों के विकास के कारण विश्व के सभ्य देश इतने नज़दीक आ जाएंगे जितने इंग्लैंड के प्रांत एक दूसरे के 100 वर्ष पूर्व थे, बल्कि उससे भी अधिक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रवाद का समर्थक था। दूसरा उसका लेते हैं हम आर्थिक विकास का सिद्धांत। लिस्ट ने स्मिथ की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि आर्थिक नियम प्रत्येक देश के लिए समान रूप से लागू होते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने आर्थिक विकास के सिद्धांत का क्रम समझाया, जो क्रम इस प्रकार से था। उसने कहा सबसे पहले जंगली अवस्था होती है और इस अवस्था में रहने वाले राष्ट्र के नागरिकों का जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है शिकार खेलना और मछली पकड़ना। लिस्ट ने इस व्यवस्था में स्पेन, पुर्तगाल तथा नेपल्स को उस समय शामिल किया था। दूसरी अवस्था बताई उसने चरागाह अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति का जो मुख्य पेशा है वो पशुपालन होता है। व्यक्ति एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, बल्कि पशुओं के चारे की समस्या में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति खाना बदोशों जैसा जीवन व्यतीत करता है। फिर तीसरी अवस्था बताई उसने कृषि युग की। उसने कहा कि इस अवस्था में व्यक्ति स्थायी जीवन व्यतीत करने लगता है और उसका मुख्य पेशा कृषि बन जाता है। फिर उसने कहा उसके बाद आती है उद्योग की अवस्था और इस अवस्था में कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। उद्योग युग केवल उद्योग धंधों पर ही नहीं चलाया जा सकता था, उन्हें जीवित रखने के लिए अर्थात कच्चे माल की पूर्ति के लिए कृषि व्यवसाय को यहाँ आवश्यक समझा जाता है। और लास्ट में आता है उसने कहा कि व्यापार युग, ये आर्थिक विकास की सबसे अधिक विकसित अवस्था थी। इस अवस्था में कृषि उद्योग के साथ साथ विदेशी व्यापार भी बढ़ जाता है। तो देश विदेशों के साथ व्यापार बढ़ने से देश भी शक्तिशाली बनता जाता है। तो लिस्ट के जो आर्थिक विचार के सिद्धांत की सहायता से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न अवस्था वाले देशों के लिए विभिन्न आर्थिक नीतियों की आवश्यकता होती है। केवल एक ही आर्थिक नीति के सारे विभिन्न अवस्था वाले देशों को नहीं अपनाया जा सकता। प्रारंभिक दशा में वह मुक्त व्यापार को उचित समझता है, क्योंकि ऐसा करने से अनेक पिछड़े हुए देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं विदेशों से प्राप्त कर लेते हैं। जब उद्योग धंधों का प्रारंभ होने लगता है, यानी कि जब हम चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब मुक्त व्यापार की आवश्यकता नहीं रह जाती है, बल्कि उद्योगों को संरक्षण देकर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि संरक्षण को प्रभावी नहीं बनाया गया तो शक्तिशाली देश गरीब देशों का शोषण करने लगेंगे। जब उद्योग धंधे काफी विकसित और प्रतियोगी हो जाते हैं तब फिर से मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाना चाहिए। कोई भी राष्ट्र जो है प्रथम अवस्था से अंतिम पांचवी अवस्था में किस प्रकार से पहुंचेगा, इसके उत्तर में लिस्ट कहते हैं कि यह बात राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश को आर्थिक उन्नति के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक देश इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। पांचवी अवस्था में पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उसके देश के पास प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और विस्तृत भूक्षेत्र हो। गर्म देशों में उद्योग धंधों के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध नहीं होता है, अतः ऐसे देशों को कृषि तक ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। लिस्ट के अनुसार जर्मनी में वे सब विशेषताएं हैं
जिनके कारण वह विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंच सकता है, परंतु जर्मनी अभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंच पाया है। इसका मुख्य कारण है जर्मनी का छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ होना। यही नहीं, यहाँ एक प्रांत से दूसरे प्रांत को सामान लाने और ले जाने में बहुत बड़े करों की दीवारों या अवरोध जो है पैदा किए हुए हैं। जर्मनी इंग्लैंड के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक सकता है क्योंकि उसके पास उपनिवेशों तथा विकसित उद्योगों का अभाव है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए लिस्ट ने यह सुझाव दिया था कि जर्मनी के विभिन्न राज्यों का एकीकरण होना चाहिए और संरक्षण की नीति अपनाकर उसे 5वीं अवस्था तक ले जाया जाना चाहिए। जहाँ तक आर्थिक विकास के इतिहास के क्रम का बात है, लिस्ट की तरह से स्मिथ ने भी इस क्रम की व्याख्या की है, परंतु स्मिथ विकास की चरम सीमा के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था का सहारा लेता है, जबकि लिस्ट इस स्थिति तक पहुंचने के लिए संरक्षणवाद को महत्व देता है। उसके इस सिद्धांत की जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इसकी भी आलोचनाएं अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है, जिसमें है कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक अवस्था से गुजरना आवश्यक नहीं होता है। लिस्ट के अनुसार आर्थिक विकास की 5वीं अवस्था में पहुंचने के लिए यानी व्यापार युग में पहुंचने के लिए प्रत्येक अवस्था से गुजरना होगा, लेकिन आलोचकों का ऐसा मानना है कि ये विचार सही नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक देश विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरे। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जापान 3री अवस्था से सीधा 5वीं अवस्था में पहुंच गया, यानी वो सीधा कृषि युग से व्यापार युग में पहुंच गया। फिर वो कहते हैं कि लिस्ट की जो धारणा है गलत है कि आर्थिक विकास की 5वीं दशा में केवल समशीतोष्ण जलवायु वाले देश ही पहुंच सकते हैं। गर्म देशों में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है, तो इन देशों को केवल कच्चे माल का ही उत्पादन करना चाहिए। वास्तव में अनेक गर्म जलवायु वाले देशों का औद्योगिक विकास हो चुका है और अनेक देश इस पंक्ति में खड़े हैं, इसलिए लिस्ट की ये बात भी सही साबित नहीं होती है। फिर आलोचकों का ये कहना है कि लिस्ट की ये धारणा ठीक नहीं है कि किसी देश को अपनी 5वीं अवस्था प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, क्योंकि इस नीति से अन्य राष्ट्रों की स्वाधीनता समाप्त हो जाती है। सबल राष्ट्रों द्वारा निर्बल राष्ट्रों का शोषण होता है तथा विश्व शांति को ठेस पहुंचती है। तो इस प्रकार से आज हमने फ्रेडरिक लिस्ट के परिचय, उसको प्रभावित करने वाले तत्वों, उसके राष्ट्रवाद के विचार एवं आर्थिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया है।